आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया चैनल पर। और आज का टॉपिक है कक्षा 12 हिंदी गद्य में। पाठ है हमारा अशोक के फूल, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। तो आज कराएंगे गद्यांश पर आधारित प्रश्न। आइए शुरू करते हैं। तो हमारा गद्यांश है, भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में भी इस पुरुष का प्रवेश और निर्गम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार हैं। ऐसा तो नहीं कह सकता है कि कालिदास के पूर्व भारतवर्ष में इस पुरुष का कोई नाम नहीं जानता था, परंतु कालिदास के काव्यों में यह जिस शोभा और सुकुमार का भार लेकर प्रवेश करता है वह पहले कहाँ था। उस प्रवेश में नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा है, गरिमा है, पवित्रता है और सुकुमारता है। फिर एकाएक मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ ही साथ यह मनोहर पुष्प साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया गया। नाम तो लोग बाद में भी लेते थे, पर उसी प्रकार जिस प्रकार बुद्ध विक्रमादित्य का अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। सुंदरियों के आसिंजनकारी नुपुर वाले चरणों के मृदु आघात से वह फूलता था। कोमल कपोलों पर कर्णवतंस के रूप में झूलता था और चंचल नील अलकों की अचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। वह महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था, मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था और मनोजन्मा देवता के एक इशारे पर कंधों पर से ही फूट उठता था। तो ये था हमारा गद्यांश। अब देखेंगे इस पर आधारित प्रश्न। तो पहला प्रश्न हमारा, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के अशोक के फूल नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। प्रश्न नंबर 2 है, अशोक के फूल को किस कवि से सम्मान दिया, यानी अशोक के फूल को किस कवि ने सम्मान दिया। तो ये लेखक आपका गद्यांश में कालिदास। तो इसमें लिख देंगे अशोक के फूल को कालिदास ने सम्मान दिया। अब देखें प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, उपयुक्त गद्यांश में किस प्रसंग का वर्णन किया गया है। यानी उपयुक्त गद्यांश में समय का वर्णन किया गया है। जिस प्रकार से समय परिवर्तन होता रहता है उसी प्रकार से जो अशोक का जो फूल था उसका जो महत्व है वो कम हो जाता है। तो इसका जो उत्तर लिखेंगे सही प्रकार से लिख देंगे कि उपयुक्त गद्यांश में समय के परिवर्तन का वर्णन किया गया है। अब प्रश्न नंबर 4, यानी अशोक पुष्प को सम्मान किससे मिला। तो अशोक पुष्प को सम्मान कालिदास के काव्य से मिला। अब प्रश्न नंबर 5, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या देखेंगे। तो यहाँ देखेंगे इसकी व्याख्या कि लेखक का कहना है कि कालिदास के काव्यों में यह है, यानी अशोक का फूल जिस शोभा और सुकुमारता का भार लेकर प्रवेश करता है, यानी सुंदरता का भार लेकर प्रवेश करता है, वह पहले कहाँ था। ठीक है, उस प्रवेश में नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा है। यानी कि कालिदास के काव्य में जो अशोक का फूल है वो नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा पाता है। उसकी गरिमा है, पवित्रता है और उसकी सुंदरता उसमें दर्शाई गई है। तो इस तरह की व्याख्या। अब प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 है, कालिदास के काव्यों में अशोक का प्रवेश किस प्रकार हुआ। तो इसमें लिखेंगे कालिदास के काव्यों में अशोक का प्रवेश नववधू के गृह प्रवेश की भांति हुआ। प्रश्न नंबर 7, किस काल में अशोक को साहित्य के सिंहासन से उतार दिया गया। तो इस उत्तर देखेंगे यहाँ कि मुसलमानी सल्तनत काल में। ठीक है, लिखा हुआ है मुसलमानी सल्तनत काल में
अशोक के पुष्प को साहित्य के सिंहासन से उतार दिया गया। अब प्रश्न नंबर 8, अशोक का अपूर्व सम्मान किससे मिला? तो इसलिए कहेंगे यहाँ से कि अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। ठीक है, तो आप इस तरह लिख सकते हैं कि अशोक का अपूर्व सम्मान कालिदास के काव्य से मिला। अब प्रश्न नंबर 9, किसके मृत्यु आघात से अशोक फूलता था? तो इसका उत्तर लिखेंगे यहाँ से कि सुंदरियों के आसिंजनकारी नुपुर वाले चरणों के मृदु आघात से वह फूलता था। अब अगला गद्यांश है हमारा, रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। विचित्र देश है वह, असुर आए, आर्य आए, शक आए, हूण आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, न जाने कितनी मानव जातियां यहाँ आई और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गई। जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं वे अनेक आर्य और आर्यतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। एक एक पशु, एक एक पक्षी न जाने कितनी स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित हैं। अशोक की भी अपनी स्मृति परंपरा है, आम की भी है, बकुल की भी है, चंपे की भी है, सब क्या हमें मालूम है। अब है प्रश्न, तो पहला प्रश्न हमारा, ऊपरी गद्यांश के लेखक एवं पाठ का नाम लिखिए। तो ऊपरी गद्यांश के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, पाठ का नाम है अशोक के फूल। अब प्रश्न नंबर 2, भारत में कौन कौन सी जातियां आई? तो इसको उत्तर लिखेंगे यहाँ से कि भारत में असुर आए, आर्य आए, शक आए, हूण आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए और अनेक जातियां यहाँ आई। इस तरह से इसका उत्तर लिखेंगे। फिर है प्रश्न नंबर 3, रविंद्रनाथ ने भारतवर्ष को किसकी संज्ञा दी है? तो इसका उत्तर लिखेंगे यहाँ से कि रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है, या फिर लिख सकते हैं महामानव समुद्र की संज्ञा दी है। अब प्रश्न नंबर 4, प्रस्तुत गद्यांश में किस प्रसंग का वर्णन किया गया है? तो इसमें लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश में भारत की अनेक जातियों का वर्णन किया गया है। अब प्रश्न नंबर 5, कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या में लिखेंगे कि लेखक का कहना है कि जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं वे अनेक आर्य और आर्यतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। तो इसमें लिखेंगे कि जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं वह एक जाति का नहीं, अथवा एक जाति का नहीं अनेक जातियों का मिश्रण है। अब है प्रश्न नंबर 6, रविंद्रनाथ ने किसे महामानव समुद्र कहा है? तो इसका उत्तर भी यही देखेंगे कि रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। तो इसमें क्या लिख देंगे आप? भारतवर्ष। ठीक है, तो इसमें लिख देंगे रविंद्रनाथ ने भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। प्रश्न नंबर 7 है, भारत के निर्माण में किन किन का सहयोग रहा? तो इसका उत्तर यहीं लिख देंगे कि यहाँ असुर, आर्य, शक, हूण, नाग, यक्ष, गंधर्व अनेक जातियों का सहयोग रहा। अब प्रश्न नंबर 8, आर्य, शक, हूण कहाँ आए? तो इसका उत्तर लिख देंगे आर्य, शक, हूण भारतवर्ष में आए, यानी भारत में आए। तो इस तरह देखना है गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर। तो आज की वीडियो बस इतना ही।
बाकी जो इसके गद्यांश बचे हैं वो कराएंगे अगले वीडियो में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।